रफ्ता रफ्ता हौले हौले आ गए हम लोग शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, जिसकी डिमांड हर एक बच्चा कर रहा था। सर जल्दी से आप शेयर कैपिटल वाला चैप्टर शुरू कीजिए, यानी कि सेकंड बुक का पहला चैप्टर शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर तो पहले शुरू हो गया है, तो कैसे करेंगे? तो लीजिए स्टार्ट कर देते हैं। आज की इस क्लास में हम बताएंगे शेयर एंड कंपनी के बेसिक्स के बारे में। इसका मतलब आज का वो पूरी क्लास होने वाली है कंपनी एंड शेयर्स की थ्योरी से रिलेटेड। क्या होती है कंपनी, कितने टाइम्स के शेयर, क्या शेयर के टाइप्स, क्योंकि अक्सर कई सारे स्टेट बोर्ड्स में इसके रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम कहां से? कंपनी से। व्हाट इज अ कंपनी? क्योंकि जो शेयर इशू किया जाता है ना, हर कोई नहीं कर सकता। पब्लिक के बीच में शेयर इश्यू करने की जो अथॉरिटी है वो केवल और केवल पब्लिक कंपनी के पास है। पब्लिक कंपनी क्या है फिर? क्या पब्लिक कंपनी के अलावा भी दूसरी कंपनी होती है? हाँ भाई होती है। प्राइवेट कंपनियां भी हैं, 1% कंपनियां हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कंपनी आखिर है क्या। कह रहा हमारी कंपनी में आ जाना, ये कंपनी वो कंपनी, ये कंपनी आखिर है क्या? कंपनी एक लीगल अथॉरिटी एजेंसी होती है, एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पर ये अंडर कंपनी एक्ट, अंडर पार्लियामेंट ये बनता है। मतलब पार्लियामेंट के थ्रू पास हुई है एक्ट है, जिसको बोलते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में इसको लीगली कंपाइल किया जाता है। एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, जहां पर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है। ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये स्टैब्लिशमेंट भी होता है, और इसको खत्म भी करना है तब भी आपको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, जब मुंह उठाया शुरू कर दिया, जब मैं उठाया बंद कर दिया। इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ऐसे में अगर इसकी मीनिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज कंपनी, तो सिंपल मीनिंग है अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनी एक्ट्स। कंपनी वो एजेंसी है, या कंपनी वो इंस्टीट्यूट है, कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी एक्ट 2013 या इससे ही पहले के जो एक्ट थे उसके अंडर में फॉर्म हुई है, रजिस्टर्ड हो रखे हैं। तो इसी चीज को चीफ जस्टिस प्रोफेसर मार्शल ने एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज कंपनी? A company is a person, artificial, invisible, intangible, existing only the eyes of law, जो कानून के अंतर्गत, कानून के सामने वो उपस्थित होते हैं। ये पर्सन होता है, आर्टिफिशियल होता है, मतलब ये इंसान नहीं होते, लोगों के ग्रुप बना जाते हैं, इसका अपनी खुद का अस्तित्व होता है। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, जो लॉ के थ्रू क्रिएट होता है और लॉ की तरह ही ये आगे चलता है। possess only those properties which the charter of the creation confers upon it, either expressly as the incident that very existence। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड करके फॉर्म किया जाता है, और उसके रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसको चलाया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग सारा कॉर्पोरेशन वगैरह इसका निपटाया जाता है। तो उसको कंपनी कहते हैं। अगर कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं तो हमें जानना पड़ेगा द फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी की अपने आप में कुछ अलग फीचर्स है, जिसमें सबसे पहला है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है ये? आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कंपनी जो फॉर्म होती है, कंपनी का अपना खुद का नेम होता है, और सारा काम कंपनी का उसी नेम से होता है। जैसे अगर आपने कोई कंपनी फॉर्म किया, मान लो अकाउंट लिमिटेड कंपनी, तो इसका मतलब सारा काम आप अकाउंट लिमिटेड, आपका क्या नाम है इससे फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ कंपनी के खुद के नाम से होगा। कंपनी अब एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है। मतलब जो कुछ भी परचेस किया जाएगा कंपनी के नाम से, जैसे रिलायंस ने ये कर दिया, रिलायंस ने वो कर दिया, रिलायंस यहाँ पर है, रिलायंस इतना महंगा हो गया। हम रिलायंस की बात करते हैं। अब रिलायंस तो कंपनी है ना, रिलायंस के ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। लेकिन बात हम कर रहे हैं रिलायंस की, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का सीधा मतलब होता है कि यहाँ पर कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां पर कंपनी की अपनी खुद की लीगल एंटिटी होती है। मतलब जो ओनरशिप है, ओनरशिप और कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो दोनों ही अलग अलग होता है। मैनेजमेंट अपनी जगह पर, आप मालिक हो, आप शेयर होल्डर्स अपने घर पे बैठो, लेकिन डिसीजन मैनेजमेंट पूरी तरह से अलग होता है। आप मैनेजमेंट के पार्ट हो सकते हो, लेकिन तब मैनेजमेंट के पार्ट एज ए डायरेक्टर हो गए, या एज ए सीईओ हो गए, एज ए एमडी हो गए, एज ए ओनर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लायबिलिटी लिमिट होती है। मतलब जिसके पास कंपनी के जितने शेयर होता है उसकी लायबिलिटी उतने ही होती है, जितना उसने कैपिटल लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी तय होती है। नेक्स्ट पर्पसल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो ऐसे ही चलता रहता है। कंपनी का मालिक मर गया, कंपनी के जो है सीईओ मर गए, एमडी नहीं रहे, कोई बिजनेस छोड़ के चला जा रहा है, कोई दूसरे बिजनेस में चला, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
कंपनी किसने बनाया, किसने खड़ा कर दिया, किसने चलाया, किसने नुकसान कराया, किसका, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी अपने आप चलती रहती है। पर्सन के आने और जाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। कॉमन सील, कंपनी का अपना खुद का कॉमन सील होता है। कॉमन सील का मतलब कंपनी का अपना स्टैंप होता है। जो भी सिग्नेचर होगे वो अथॉरिटी ऑफ दैट सिग्नेचर होगा, वो सील होगा। जैसे कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाता है हेड ऑफ द बोर्ड लिया, चाहे वो सीईओ, चाहे वो एमडी हो, चाहे कोई हो, यहाँ पर ओनर का साइन नहीं होता, सीईओ या एमडी का साइन होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी की एक और बड़ी खासियत है कि इसके जो ओनर्स होते हैं, जिसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। आज मुझे इसके शेयर नहीं रखने, मैं किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, ट्रांसफर किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में इसकी फीचर्स की बात करते हैं, मे इश्यू और बी इश्यूड। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन आइदर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अगेंस्ट अदर्स। कंपनी के जो राइट्स होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल्स होते हैं। आप इसके मालिक बन सकते हो तब तक जब तक आपके पास इसके शेयर होते हैं। शेयर नहीं है तो आप कंपनी के मालिक नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस में चलता है। अब बात ये करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं? कंपनी के टाइप्स को कैटेगरी, बेसिकली इसको 3 फॉर्म में कैटेगराइज किया। एक, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी अनलिमिटेड होती है। मतलब पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जितना भी लॉस होगा ये सब कुछ ओनर का होता है, जितना भी प्रॉफिट हुआ सब कुछ ओनर का होता है। क्योंकि बेसिकली इस केस में यहाँ पर मेंबर कम होते हैं, ठीक है ना। इस कंपनी के वाम में जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी को रन करने ओनर्स होते हैं, वो कम होते हैं। ऐसे कंपनी का सब कुछ इन्हें खुद झेलना होता है। दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर जो लॉस होता है या फिर जो लायबिलिटी होती है पहले फिक्स होता है। एक लिमिट तय की जाती है कि आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट, इससे ज्यादा लॉस नहीं मिलेगा, आपको लॉस इतना नहीं होने देंगे, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। जब प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है तो उसको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर गारंटी कुछ को ही मिलती है। मान लो 4 लोग 10 लोगों को मिले कंपनी बनाया, उसमें से एक बंदा जो कंपनी को बहुत जरूरी है उसको कहा गया चाहे बिजनेस कुछ भी हो, तुझे हर साल कम से कम इतना मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 रुपए, उससे कम मिलता है तो हम देंगे, ज्यादा मिल गया तेरा। लेकिन फिर होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जहां ओनरशिप शेयर के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। मतलब जिसका जितना शेयर होगा उसकी लायबिलिटी भी उतनी होगी, जो जितना पैसा लगाया कंपनी की उतने ही प्रॉफिट, उतने ही लॉस का हिस्सेदार होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स, जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स की पढ़े। तो शेयर के अकॉर्डिंग जो कंपनी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेयर्स लिमिटेड बाय, 3 टाइप ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक होता है 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और तीसरा होता है पब्लिक कंपनी। तो बात यहां पर यह कि 1% कंपनी ये एक ऐसा कंपनी होता है जिसका ओनर एक ही होता है। यहां पर जो मेंबर होते हैं वो मेंबर केवल एक ही होता है। कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 आर्टिकल नंबर 62 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। एक ऐसी कंपनी जिसका एक ही मालिक होता है, जिसको चलाने वाला एक ही मेंबर होता है, उसको खाली एम्प्लॉयज अलग है, एम्प्लॉय अलग चीज है। यहाँ पर हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं। ऐसी कंपनी जिसका ओनरशिप वन हैंड में होता है उसको हम 1% कंपनी कहते हैं। लेकिन इसकी अपनी कुछ खासियत है। सबसे पहली बात तो है कि ये एक इंडियन पर्सन ही हो सकता है, नॉन इंडियन 1% कंपनी को रन नहीं कर सकता। दूसरा, इसका जो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो सकता। और तीसरा ये है कि इसका जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। और साथ ही साथ इसकी जो टर्नओवर है वो 1 साल का 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो वो 1% कंपनी है। अगर इसको एक्सिट कर गया 50 लाख कैपिटल या भी 2 करोड़ का टर्नओवर, तो उसको फॉर्म करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी में। तो दूसरी कंपनी है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिस कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा, इसकी पहचान है, इसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है। दूसरा, इसकी जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर के पास जो शेयर होते हैं वो शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं किया सकता। आपको बिजनेस के मेंबर नहीं रखना है तो अपने शेयर छोड़ दो,
लेकिन आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। केवल बिजनेस के मेंबर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी और आदमी को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, ये पब्लिक से अपने पैसे रेज नहीं कर सकती। आपको फंड चाहिए, आप लोन ले लो, फंड चाहिए अपने जेब से लगाओ, लेकिन आप पब्लिक के बीच में अपने शेयर इशू नहीं कर सकते। और लास्ट में है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी आर दोस कंपनी बीच आर नॉट प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ऐसी कंपनी जिसके नंबर ऑफ पीपल, लिमिटेशन ऑफ मेंबर्स फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। जहां पर कैपिटल का कुछ फिक्स नहीं है, कैपिटल कितना भी हो सकता है। यहां पर कितने ये कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक से डायरेक्ट डील करती है, पब्लिक से फंड ले सकती है, पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, पब्लिक के बीच में डिबेंचर इशू किया सकता है। मतलब पूरी डीलिंग इनकी किसके साथ है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है इसमें केवल लिमिटेड लगा रहता है, जैसे रिलायंस लिमिटेड, अडानी लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, ये सब पब्लिक कंपनी है क्योंकि डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील करते हैं, पब्लिक से शेयर इश्यू करते हैं। अब क्योंकि शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है। देखिए, जो भी कंपनी होती है, जितनी भी कंपनी है, उस कंपनी का जो टोटल फंड होता है, उस फंड का नाम है शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी के पास जितने भी उसके ओनर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं, उस शेयर होल्डर कंपनी में जितना भी पैसा लगाते हैं वो उसको एक अकाउंट में डाला जाता है जिसका नाम है शेयर कैपिटल। अ कंपनी being artificial person cannot generate its own capital which as necessary to be collected from several person। कंपनी अपने खुद के पैसे जनरेट नहीं कर सकते, वो उसके मेंबर से, उसके शेयर होल्डर से पैसे को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल के भी नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल और आल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। मतलब सबसे पहले किसी भी कंपनी को अपने टोटल फंड के बारे में बताना था, आपकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन कितना है। 100 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी, 600 करोड़ की कंपनी, तो ये उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है कि एक कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल इतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसको ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। यहां पर जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, हर कैपिटल कुछ शेयर में बांटा जाता है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका होता है अपना। जैसे कंपनी ने कहा कि हमारे टोटल की, कोई भी कंपनी है, कंपनी ने कहा कि हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए होगा। कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए को छोटे छोटे शेयर में बांटा जाता है, तो एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपए। 10 लाख रुपए के हिसाब से 100 शेयर कितने हो जाएंगे, 10,000 शेयर होंगे। कितने हो जाएंगे, 10,000, यानी कि कंपनी के पास टोटल मैक्सिमम शेयर होंगे 10,000। उसी ऑथराइज में से कुछ शेयर पब्लिक के बीच में इश्यू किया जाता है, दैट इज एक्चुअली इश्यूड टू पब्लिक। पब्लिक से पैसे लेने हैं तो पब्लिक के बीच में जो शेयर इश्यू किया जाता है उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। मान लो 10,000 शेयर है, 8,000 शेयर पब्लिक के बीच में इश्यू कर दिया एट द रेट ऑफ ₹100, तो पब्लिक से कितना पैसा मिलेगा यहाँ पर, 8 लाख रुपए। इसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। उसके बाद पब्लिक जितना पैसा क्या करते हैं, पब्लिक जितना शेयर परचेज करते हैं, एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। पब्लिक एक्चुअली में जितने शेयर परचेज करते हैं, मतलब 8,000 में से पब्लिक ने 7,800 शेयर परचेज कर लिए एट द रेट ऑफ ₹100, और पैसे भी दे दिए। कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, 7,80,000। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब वो पैसा जहां पर लोगों ने खरीदा और पैसे लगा दिए। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जहां पर कंपनी ने लोगों से मांगा, दैट इज द अमाउंट कॉल्ड बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक। क्योंकि कंपनी जो पैसा मांगती है ना, शेयर का पैसा, मतलब 100 रुपए, वो एक साथ नहीं मांगती, उसको अलग अलग कॉल से मांगा जाता है। क्या होता है, कॉल्स। कॉल्स के भी नेम है, जैसे एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, पर टुकड़ों टुकड़ों में मांगती, इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो जितना पैसा कंपनी मांगे उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। पब्लिक जितना पैसा दे देती है उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। कुछ पैसा जो कंपनी अभी तक मांगा नहीं जाता उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और ये रिजर्व, कंपनी वाले कुछ पैसा कहते हैं रिजर्व रख लेते। कब होता है ये, जब किसी से पैसा मांगा गया, उसने पैसा नहीं दिया, उसके पैसे को फॉरफिट कर लिया गया, तो बचा हुआ बैलेंस इश्यू करने के बाद जो बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में जाता है।
तो ये शेयर कैपिटल के अलग अलग कंपोनेंट है जिसकी एंट्री हमें अब आगे बढ़ाएंगे, जो बैलेंस शीट बनाएंगे तब पता चल जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज शेयर। शेयर क्या है? व्हाट आर शेयर्स? शेयर्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। मान लो मैंने कहा एक कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कंपनी ने तय कर रखा है कि हमारा टोटल कैपिटल कितना होगा, ₹10 लाख। ठीक है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, इस शेयर कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट से बांट देते हैं। किसमें बांटते हैं? यूनिट्स में। मान लो उन्होंने क्या किया, एक यूनिट की प्राइस है ₹10, तो इस यूनिट को हम बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर। जो जितने शेयर खरीदेगा उसको उतने शेयर का क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर कहा जाता है। तो 10 लाख रुपए, 10 रुपए के हिसाब से कितने शेयर होंगे? तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 10 लाख रुपए का 10 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 लाख शेयर्स। जो बंदा जितने शेयर खरीदेगा उसको उतने ही हिस्से का शेयर होल्डर कहा जाएगा, वो उतने का ही मालिक होगा। मान लो मैंने 1000 शेयर खरीदे तो मैं 1000 शेयर का ओनर बन जाऊंगा। तो ये जो शेयर होते हैं ना, इसको भी दो कैटेगरी, दो टाइप के शेयर होते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर्स, जिसको नॉर्मली सिंपल शेयर भी बोला जाता है, रियल ओनर ऑफ द कंपनी कहा जाता है। अब इन दोनों को समझ लो कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या सर? प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी को ज्यादा वैल्यू देना। मतलब यहां पर ये शेयर होता है जिसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको 2 प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। फर्स्ट राइट, जब भी डिविडेंड इशू किया जाएगा सबसे पहला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही दिया जाएगा। ठीक है। इसको मतलब इट इज अ राइट टू गेट द डिविडेंड एट फर्स्ट बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से 50,000 बांटा जाना है, तो इस 50,000 में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही डिविडेंड दिया जाएगा। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट होता है जब भी कंपनी बंद होगी, बाइंड अप होगी, मतलब एंड ऑफ द कंपनी, उस टाइम जो पैसा वापस होता है, क्योंकि कैपिटल का पैसा वापस किया जाएगा। कैपिटल का पैसा केवल कंपनी जब खत्म होती है तभी वापस किया जाता है। तो एट द एंड ऑफ द कंपनी जब रिटर्न होता है तो सबसे पहला पैसा जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ही वापस किया जाएगा, इक्विटी से पहले। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। जितना फिक्स होता है इनको उतना ही मिलता है, ना उससे कम मिलेगा ना उससे ज्यादा मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है, ये शेयर होल्डर तो होते हैं बट इनको रियल ओनर नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी के नॉर्मल डिसीजन मेकिंग बॉडी में हिस्सा तो ले सकते हैं लेकिन वोटिंग का दे हैव नो वोटिंग राइट। ये वोटिंग नहीं कर सकते। मतलब कंपनी के रियल जो भी डिसीजन होगा आप केवल बैठे देख सकते हो क्या चल रहा है, लेकिन आप उसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कंपनी का सारा रिस्क यही लेते हैं, सारा डिसीजन मेकिंग पार्ट का ये हिस्सेदार होते हैं, ये वोटिंग भी कर सकते हैं, रिस्क सारा लेते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सारा डिविडेंड बांटने के बाद जो बचेगा वो इनका होगा। कम बचा तो कम लेंगे, ज्यादा बचा तो ज्यादा लेंगे। कंपनी जब खत्म होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सारा पैसा देने के बाद जो बचेगा इनका होगा, ज्यादा बचेगा तो भी इनका, कम बचेगा तब भी इनका, इसलिए इनको इक्विटी शेयर बोलते हैं। और ये सारी गवर्निंग बॉडी जो होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो होती है, पब्लिक काउंसिल की मीटिंग होती है, वो सब में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और प्रॉपर वोटिंग राइट इनको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। जब भी शेयर इश्यू किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स, शेयर इश्यू करने के कितने कंडीशन होते हैं? देयर आर 2 कंडीशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। फर्स्ट कंडीशन इज इश्यू ऑफ शेयर एट पार और इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। सबसे पहली बात तो है हर एक शेयर की एक फेस वैल्यू फिक्स होती है। मान लो एक शेयर की कीमत है कितना? 100 रुपए, तो इस 100 रुपए को बोला जाता है फेस वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अगर इसी फेस वैल्यू में मार्केट वैल्यू यानी कि जो इश्यू वैल्यू है, इश्यू वैल्यू ऑफ शेयर अगर 100 रुपए ही हुआ तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। मतलब कंपनी का एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, मार्केट में 100 रुपए से ही इश्यू कर दिया तो इश्यू ऑफ शेयर एट पार बोला जाता है। लेकिन अगर कंपनी ने
फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर को इश्यू किया, मार्केट वैल्यू जो है फेस वैल्यू से ज्यादा है, मान लो 100 रुपए का शेयर है और उसको 20 रुपए ऐड करके 120 रुपए में इश्यू किया जाता है, तो ये जो 20 रुपए ऐड किया जाए ना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। मतलब कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इस प्रीमियम की एंट्री करने के लिए कंपनी वाले एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और नॉर्मली इसकी एंट्री, ये एक तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, तो एंट्री करते वक्त इसको क्रिएट किया जाता है। और इसकी एंट्री जब भी करेंगे हमेशा ड्यू वाली एंट्री के साथ किया जाता है। किसकी एंट्री के साथ? ड्यू वाली एंट्री के साथ किया जाएगा, ध्यान में रखना। तो ये दो केस में है जहां पर शेयर को इश्यू किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि शेयर से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि जो भी एप्लीकेशन मनी होता है वो टोटल फेस वैल्यू का 5% से कम नहीं होना चाहिए। अगर एक शेयर 10 रुपए का है, इसका मतलब होता है इसका 5% कितना होता है, 0.5, मतलब 50 पैसे से ज्यादा का होना चाहिए इसका एप्लीकेशन। 100 रुपए का है तो कम से कम 5 रुपए में एप्लीकेशन मांगना पड़ेगा, उससे कम होता है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात ये हुआ कि कॉल्स आर टू बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, जो पहले आप सारा प्रॉस्पेक्टस जो तैयार करते हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए कि आप कॉल किस हिसाब से कॉल करेंगे। 2 कॉल में पैसा मांगा जाएगा, 3 कॉल में, 4 कॉल में, 5 कॉल में, तो पहले मेंशन करना होगा। वेयर देयर इज नो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इट्स ओन द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ टेबल ए बिलो। अगर मान लो आपने कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार नहीं किया गया है तो ये रूल्स अप्लाई होंगे। नंबर 1 कि जो कॉल्स होंगे वो केवल 2 ही होंगे और उनके बीच में 1 महीने का डिफरेंस हो सकता है। द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 25 ऑफ द फेस वैल्यू। जो कॉल का अमाउंट है फेस वैल्यू के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है, ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा, तो ये 25 रुपए का या 30 रुपए का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मिनिमम ऑफ 14 डेज, अगर आपके पास ऑलरेडी मेमोरेंडम बना रखा तब अपने हिसाब से तय करो, लेकिन नहीं है तब की बात किया जा रहा है। अब मिनिमम 14 डेज नोटिस वी गिव टू द शेयर होल्डर्स टू पे द अमाउंट। अगर कॉल जब होता है तो उसके बीच में आपको 14 दिन का टाइम देना पड़ेगा कि आप 14 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करो। 14 डेज के बाद नहीं होता है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं दे रहे हो। तब भी पेमेंट नहीं करता तब उसको क्या कर सकते, फॉरवर्ड। लेकिन 14 डेज का टाइम से पहले आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कॉल मस्ट बी मेड द यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ शेयर विद इन द सेम क्लास। इसको लगातार होते रहना चाहिए सेम क्लास के एक जैसे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कैसे करें। जैसा कि मैंने कहा कि जब शेयर इशू किया जाता है इसके कॉल्स होते हैं और इस कॉल्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। दूसरा जो कॉल होता है उसको हम बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद जो कॉल होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉल्स होते हैं, और इस कॉल भी अलग अलग बांटा जाता है। जैसे शेयर फर्स्ट कॉल, दूसरा होता है शेयर सेकेंड कॉल। ठीक है, या फिर कभी कभी दोनों को कंबाइन किया जाता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एक साथ मांग लिया जाता है। ये लिखा जाता है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कॉल के हिसाब से होता है। तो जितने कॉल होता है तो उसकी एंट्री भी वैसी करेंगे, और हर एक कॉल की 2 एंट्री होती है, एक पैसा रिसीव करने की और एक पैसा कॉल करने की। लेकिन जो सबसे पहली एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी की होती है। कंपनी का कि हम इतने शेयर इश्यू करने जा रहे हैं, भैया जिसको शेयर खरीदना है एप्लीकेशन भेज दो और साथ में एप्लीकेशन का पैसा भेजो। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है पैसा रिसीव करने की होती है। तो याद करना, रट्टा मान लेना कि यहाँ पर एंट्री आपकी फिक्स होती है, आप एंट्री चेंज नहीं कर सकते। सबसे जो पहली एंट्री होती है वो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की होती है, उसकी एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री होगी। और ऐसा लिखेंगे यहां पर कि एप्लीकेशन
मनी रिसीव डन। इसके बाद दूसरी एंट्री जो करेंगे इसकी, इस एप्लीकेशन मैंने कहा कि शेयर कैपिटल का शेयर का सारा पैसा एक अकाउंट में जमा होता है, उसको शेयर कैपिटल। तो जो पैसा एप्लीकेशन में आया शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो दूसरी एंट्री करेंगे यहां पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना पैसा यहां आता है वो सारा यहां ट्रांसफर होता है। नेशनल लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, डन हो गया। फिर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अब कंपनी के पास शेयर आ गया, उनको पता है कितनी एप्लीकेशन है, और जब अलॉटमेंट करना है तो कंपनी कहते हैं भैया आप लोग पैसे दो, अलॉट करना है, यानी कि पैसे मांगे जाते हैं। सबसे पहले मांगने की एंट्री होती है, और इसकी एंट्री होती है यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके नेशनल लिखेंगे कि अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि इतना पैसा अलॉटमेंट में हमें क्या करना है, चाहिए इतना पैसा लोगों से मांगा जाएगा। तो इसके बाद अलॉटमेंट पैसा मांगा गया, उसके बाद लोगों ने पैसे भेज दिए। तो लोगों ने पैसे भेज दिए तो एंट्री क्या करेंगे, पैसा रिसीव करने की, और ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब रखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डन। उसके बाद फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट के बाद कॉल की बात करते हैं। मान लो एक कॉल है, फर्स्ट कॉल, सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, यहां पर भी सेम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब पैसा मांगा गया, लिखेंगे यहां पर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, डन हो गया। अब इसी से रिलेटेड दूसरी एंट्री करेंगे पैसा रिसीव करने की, ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। सेकंड कॉल में खाली नाम बदल जाएगा, सेम एंट्री होती है। ठीक है, कभी कभी कंपनी के पास पैसा नहीं आता है, कोई पार्टिकुलर बंदा पेमेंट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। जिस कॉल का पैसा नहीं आया उसकी बैंक वाली एंट्री में उतना पैसा माइनस कर देते हैं, और जब एंट्री करते लिखते बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या शेयर फर्स्ट कॉल पाने का, जो भी पैसा नहीं आता है। पैसा ना आना कॉल्स इन एरियर, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी कुछ बंदे ऐसे होते हैं अपना पैसा एडवांस देते हैं, तो जब पैसा एडवांस में आता है, तो जब पैसा आ जाता है तो बैंक में उसका पैसा ऐड कर देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कर देते हैं। तो ये अकाउंटिंग होती है। इसी अकाउंटिंग का बेस है आपके सारे क्वेश्चंस, बस उसमें कभी कभी केस बढ़ते चले जाएंगे, कंडीशन बदलते चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा कॉल्स इन एडवांस होगा, कॉल्स इन एरियर होगा, फॉरविचर होगा, कंसिडरेशन होगा, अलग अलग केस आते चले जाएंगे। इन सारे केस को हम पढ़ेंगे, डिटेल से बताएंगे, पहले इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करके बताएंगे, फिर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। फिलहाल आज की क्लास आपको कैसा लगा, वैल्यूएबल है या नहीं, आपको कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में पता चला या नहीं चला, क्या आपको आइडिया लग गया कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हो। अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दो, और आपको क्लास अच्छा लगा तो तुरंत लाइक करके शेयर कर दो दोस्तों को। पहले थैंक यू एंड बाय। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के प्रॉपर सोल्यूशन। थैंक यू एंड बाय।